अगर हम बात करते हैं किसकी, इक्वालिटी एज अ गोल की, यानी हम समानता को एक उद्देश्य के रूप में अगर टारगेट करते हैं तो कैसे फुलफिल होगा, ये आप बताएंगे देख करके, बाकी के ऑप्शंस पढ़ करके। अब एक और चीज जो टिप कह लीजिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे कई बार ऐसी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि चीजें सही होंगी, वैसे भी सही होंगी, बट एग्जामिनर आंसर कोई और दे सकता है, क्योंकि आप 100% तो पेडागोजी में किसी चीज को काट ही नहीं सकते। तो उस केस में फिर अपनी समझ के अनुसार उत्तर लगाना है। उत्तर नहीं है, 37% लोग जो है ये कह रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। इक्वालिटी एज अ गोल, स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड फॉर इट हैज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप इक्वालिटी लाना चाहते हैं, गोल आपका इक्वालिटी है, तो किस चीज पे फोकस होना चाहिए, ये पूछा है हमसे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आ जाएगा समझ। अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी एज अ गोल की, दोनों बातें सही हैं, गलती कहाँ लग रही है भाई, दोनों बातें सही हैं, गलत है क्या? अगर हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी एज अ गोल की, तो हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजिंग टेक्स्ट ऑफ एनी जेंडर्ड रेफरेंस, यानी किसी भी लिंग संबंधित संदर्भ के ग्रंथों को न्यूट्रलाइज करना, तटस्थ करना, बेअसर करना, मतलब जेंडर न्यूट्रलिटी लाना। आप किसी भी तरफ झुके हुए नहीं है, बैलेंस में है ना। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की हम बात करते हैं ना, कि कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन यूज करो, मतलब आपका जो टेक्स्ट हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, उसमें भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी एक जेंडर के प्रति झुकी हुई हो, अगर आप इक्वालिटी लाना चाहते हैं। बात तो ठीक है, क्या दिक्कत है ना। फिर आती है सेकंड बात, सेंसिटिव पोर्ट्रेयल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट गर्ल्स और विमेन फेस। ये बात भी सही है कि हम अपने सिलेबस में, करिकुलम में या दुनिया में चीजों को इस तरह से दिखाएं, संवेदनशील भाव से दिखाएं, कि जो संवेदनशीलता हो डिस्क्रिमिनेशन के प्रति, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है उसके प्रति हम संवेदनशील होकर के बात करें, मजाक उड़ा करके नहीं। ठीक, तो 1 और 2 दोनों ही बातें सही हैं, यानी बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ 2 ठीक है या सिर्फ 1 ठीक है, दूसरा गलत नहीं है ना। जब गलत नहीं है तो कैसे आप गलत ठहराएंगे। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। हैज प्राइमरीली बीन व्यूड, यानी लिंग को कैसे देखा गया है मुख्य रूप से। कंसर्निंग ओनली गर्ल्स एंड वुमेन अ बायोलॉजिकल कैटेगरी, ऐसा माना गया है कि जेंडर मतलब वुमेन को या महिलाओं के ही कंसर्न में है, मतलब बायोलॉजिकल कैटेगरी है कि भाई उनको कुछ बायोलॉजिकल ड्यूटीज हैं जो निभानी है, कह सकते हैं। एज एन आइसोलेटेड कैटेगरी नॉट रिलेटेड टू अदर इशूज, हाँ इसको अदर इशूज से जोड़ा ही नहीं गया कि इनइक्वालिटी हो रही है या फिर एजुकेशन का मौका नहीं मिल रहा या भेदभाव हो रहा है लोगों के प्रति, उस चीज की तरह देखा ही नहीं गया, बस जेंडर को एक अलग कॉन्सेप्ट बना दिया गया। ये बात भी ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ इक्वल फैसिलिटीज, ये भी एक मुद्दा रहा है जेंडर के बारे में। तो क्या कहेंगे, तीनों बातें सही हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां मैं हमेशा से ये बोला है, ऑल ऑफ द अबव वाला जो फंडा है ना, वो बहुत हद तक काम कर जाता है। यदि आप कंफ्यूज हैं तो आप, या फिर आपको श्योरिटी नहीं है, अगर श्योरिटी है तो फिर लगा दीजिए, अगर कंफ्यूजन है तो फिर बोथ की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक, अगर हम इसमें कहें कि 1 और 2 सही है, सेकंड और थर्ड सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जिससे नंबर मिल पाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 3। पढ़िएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कौन से जो हैं वो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं वृद्धि और विकास के। फटाफट से बताइए। पहला ऑप्शन है आपका, डेवलपमेंट नेवर फॉलोज अ पैटर्न, यानी डेवलप पैटर्न में चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पैटर्न नहीं होता, तो ये तो हट गया। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यस व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। एक टीचर सेम टॉपिक को एक तरह से पढ़ाएगा, दूसरा टीचर उसी टॉपिक को दूसरे तरह से पढ़ाएगा। क्या हुआ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कि हमारी बॉडी के जितने भी हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, वो एक साथ मिलकर एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करते हैं। जब हम साइकिल चला रहे हैं, जब हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो एक यूनिटी में काम हो रहा है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट की तरफ हम जाते हैं। सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट की तरफ कैसे जाएंगे भाई हम, कि बच्चा पहले रोएगा भी तो पूरी बॉडी का इस्तेमाल करेगा, आप उसको कुछ पकड़ने को कहोगे तो पूरी बॉडी का इस्तेमाल करेगा, फिर वो धीरे धीरे स्पेसिफिक हो जाते हैं उसके एक्शंस। राइट, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये बात सही है, फर्स्ट गलत है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ कहाँ है हमारे, ए ऑप्शन में ही है। होपफुली आप लोग आंसर भी सही दे रहे होंगे। यस के क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज होते हैं, ये अब बोर्ड को भी पता लग चुका है और उसी तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, तो इनसे घबराना नहीं है, इनको फेस करना है। इस तरह के क्वेश्चंस की जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, ये डर निकल जाएगा और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि
किस हद तक सही उत्तर कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार, सारा खेल प्रैक्टिस का है अभी यहाँ, क्योंकि एक बेसिक पढ़ाई जो सिलेबस खत्म करना है या डीप में भी पढ़ना है वो आप पेडागोजी स्पेशल से पढ़ चुके होंगे, खुद से पढ़ चुके होंगे, बुक से पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी कॉमन सेंस भी काम आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टूल, और आगे चल के ये धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ने वाला है। इस तरह के क्वेश्चंस का जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस हैं ये बढ़ेंगे ही, कम नहीं होने वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टूल और टूल्स ऑफ थिंकिंग, चिंतन के टूल्स, चिंतन के उपकरण क्या हैं, सोचने के उपकरण। माइंड मैप्स, कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट, कॉन्सेप्ट्स, क्या तीनों में से कुछ भी गलत लग रहा है आपको? भाई माइंड मैप्स क्या है, सोचने का तो तरीका है ना, आप एक मैप बनाते हैं, मान लो आपको तैयारी करनी है, ये वाला सब्जेक्ट ऐसे करेंगे, ये टॉपिक में ये है, प्याजे में ये है, ये आपका सोचने का एक ढंग है जिससे आप प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं या इजीली समझ लेते हैं, चीजों को सोच पाते हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में। तो माइंड मैप्स हेल्प करेंगे थिंकिंग में। कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट यानी CORT बोलते हैं। कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट क्या है कि आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो हैं उनको आप असेस कर पाएं, समझ पाएं, उन पे काम कर पाएं। तो बिल्कुल सही है, दिमाग लगेगा तो थिंकिंग ऑब्वियसली इसी में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट्स भी कहां से संबंधित है, कॉन्सेप्ट्स बनते कैसे हैं, संप्रत्यय। मान लीजिए एक प्याजे का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी तो थिंकिंग लगी होगी ना, समझने में, उसको बनाने में। तो तीनों ही बातें सही हैं। तो बोथ 1 और 2 नहीं भाई, बोथ का तो मतलब ही नहीं है, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन अराइज ड्यू टू नॉन यूज ऑफ अ चाइल्ड्स नेटिव लैंग्वेज। यानी अब देखो ये इंग्लिश और हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, आपकी EVS की, साइंस की, मैथ्स की, ऐसे भी 2-2, 4-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। 5 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन अराइज ड्यू टू नॉन यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज। नेटिव का मतलब क्या होता है, जो आपकी मदर टंग है, जहां के आप रहने वाले हैं, वहां की जो भाषा है। तो मदर टंग को अगर आप इस्तेमाल नहीं करने देते हैं क्लासरूम में या स्कूल में बच्चे को, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। जितनी भी पॉलिसीज हैं, चाहे वो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो आपका NCF हो, सब यही कहते हैं कि मातृभाषा का इस्तेमाल प्राइमरी लेवल पे एटलीस्ट होना चाहिए, है ना। जो भी बच्चे की मातृभाषा है उसको हम एक्सेप्ट करें। सब जगह पे यही बात लागू होती है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी यही कह रहा है, जो त्रिभाषा सूत्र है। तो पहला ऑप्शन है कि अगर आप बच्चे की मातृभाषा को इस्तेमाल ही नहीं करने देंगे क्लास में, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या अराइज होंगी। तो पहली प्रॉब्लम होगी एलिनेशन की, यानी अलगाव की। बच्चा क्या है, कनेक्टेड फील नहीं कर पाएगा, वो अलग थलग हो जाएगा, विड्रॉल वाले सिम्टम्स उसमें आ जाएंगे। एलिनेशन बिल्कुल सही बात है, अगर आप बच्चे की मदर टंग को यूज नहीं कर रहे हैं, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। नॉन पार्टिसिपेशन हो जाएगा, यानी वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपकी भाषा उसे समझ ही नहीं आ रही। घर पे बोली जाती थी हिंदी, स्कूल में बोली जाती है इंग्लिश, और आपकी भाषा ना उसे समझ में आती है ठीक से, और वो कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करता अपनी बात को एक्सप्रेस करने में, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, वो हाथ ही नहीं उठाएगा क्वेश्चन पे जब क्लास में कुछ पूछा जाएगा या उससे बात करने की कोशिश होगी। फिर है थर्ड, लार्ज स्केल ड्रॉप आउट। अब ऐसा क्या होगा, जब बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है स्कूल में क्या चल रहा है और घर पे कुछ और है, उसको कुछ और आता है, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा कुछ, तो क्या होगा, स्कूल भी छोड़ेंगे बच्चे फिर, है ना। तो स्कूल भी छोड़ेंगे, ठीक। चलिए ठीक है जी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही बातें सही हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में, दे भी रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन मुश्किल ही आ रहे हैं। द ऑपरेंट मॉडल वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो संक्रियात्मक मॉडल कह लीजिए या ऑपरेंट कह लीजिए आप इसको, वो किसके द्वारा दिया गया। हिंदी में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, वो ट्रांसलेशन इश्यूज होते हैं, देखिए एक बार, बट थोड़ी बहुत ही होगी। मत पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ लो। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, BF स्किनर इज द राइट आंसर। ऑपरेंट मॉडल, ऑपरेंट कंडीशनिंग को याद कर लो, ऑपरेंट, यहां संक्रियात्मक पे मत जाओ, ठीक है। हिंदी में हो सकता है ये संक्रियात्मक दिया हो सकता है कोई और नाम दिया हो, हिंदी में कई नाम होते हैं एक टर्म के, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल दैट अ टीचर हैज टू प्ले। भाई कौन सा रोल है जो एक टीचर को प्ले करना चाहिए क्लासरूम के अंदर। फास्ट देते हैं पोल, भाई थोड़ा मौका दो उनको। इंटरैक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, पर्सपेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, या फिर अगर हम बात करें दोनों को, बताइए एक बार। नीदर 1 नॉर 2, बोथ 1 and 2, ओनली 2 या ओनली 1। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में रिस्क बन जाता है, कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी होगी कि आप अपनी समझ से बेस्ट आंसर लगा रहे हैं बट वो गलत हो जाए एज पर बोर्ड, ठीक है।
अगर हम कहें तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर्सपेक्टिव का रोल भी प्ले कर सकता है टीचर, यानी अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखा सकता है बच्चे को, बट जनरली हमारा फोकस किस पे रहता है, करना क्या चाहिए। ये पूछा हैज टू प्ले, करना क्या चाहिए, तो करना चाहिए इंटरैक्टिव रोल। अगर इंटरैक्शन है यानी बातचीत है तो अपने आप ही पर्सपेक्टिव्स भी शेयर हो जाएंगे। तो इन्होंने कंसिडर कर लिया ओनली 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये ऑफिशियल आंसर है। अब हैज टू, अगर थोड़ा सा भी लैंग्वेज में चेंज है तो उत्तर चेंज हो जाएगा। इसमें बोथ आंसर नहीं था, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बनेगी कई बार जब आप अपनी तरफ से सोच समझ के सही उत्तर दे रहे होंगे बट गलती होगी, तो उतनी प्रोबेबिलिटी छोड़ देनी है 2 4 5 क्वेश्चन की कि गलत हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में आप 100% प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते। ठीक, 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर, क्योंकि इंटरैक्टिव अगर है तो पर्सपेक्टिव अपने आप हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द वेरियस टास्क्स दैट लिसनर्स कंप्लीट व्हाइल लिसनिंग, यानी वो कौन से विभिन्न कार्य होते हैं जिन्हें श्रोता सुनते समय पूरा करते हैं। मतलब कौन से टास्क लिसनर्स कंप्लीट करते हैं, मतलब जब वो सुन रहे होते हैं तो कौन से टास्क करते हैं। कोई भी, अगर मान लीजिए आप ही अभी सुन रहे हैं तो कौन से टास्क आप फुलफिल कर रहे हैं, ये पूछा है हमसे, बताइए फटाफट से। लिसन एंड मग अप, कम से कम पढ़ तो ले हम। अगर दूसरा बिल्कुल ही नेगेटिव ऑप्शन है तो मैंने ऑल ऑफ द अबव कब कहा है, जब आपको नेगेटिव नहीं मिल रहा हो या थोड़ी कंफ्यूजन हो, है ना। अगर हमें क्लियरली पता है कि एक ऑप्शन नेगेटिव है तो उसको क्यों काउंट करेंगे। अगर रटने की बात हो रहा है, मगअप क्या होता है, घोट के पी जाना, बोलते हैं ना कई लोग ये क्वेश्चन घोट के पी जाओ, तो वो रट्टा है ना। वो क्या है, गले लगाइए नहीं होगा, ये रटना होगा, ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है। ठीक है, ठीक है, मगअप मतलब रोट, बिल्कुल रट्टा लगा लिया आपने। ठीक, तो रट्टा नहीं लगाना। सुनने वाले का जो काम है सुनते समय वो है सुनना और गैस करना कि आगे क्या बोलेंगे या क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है, अनुमान लगाना। तो ओनली डी इज दी राइट आंसर, यानी ओनली 1 इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन जॉन बी वॉटसन, यानी जॉन ब्रॉडस वॉटसन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है जेबी वॉटसन, ये हम जानते हैं। व्यवहारवाद की बात करते हैं, एनवायरमेंट से कंडीशनिंग की बात करते हैं। तो कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो जेबी वॉटसन के यहाँ अप्लाई हो सकते हैं। ऑप्शंस पढ़िए, पहले 3 स्टेटमेंट पढ़िए और फिर उनके ऑप्शंस पढ़िए। ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी पर्यावरणवाद का मतलब क्या हुआ, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग कहां से होगी, पर्यावरण से ही होगी। आदत कहां से डलेगी, पर्यावरण में एक्टिविटी करवा के कंडीशनिंग होगी। ठीक, स्टडी ऑफ इमोशंस, हाँ 3 प्रकार के इमोशन दिए हैं इन्होंने, फियर, एंगर और लव, इन्होंने काम किया है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जो दुनिया में इन्होंने कहा है कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ, चोर डॉक्टर सिपाही जो आप चाहें, है ना। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन्होंने की है। डर बच्चे में बिठाया है, उसको हटाने की बात हुई है। तो तीनों ही बातों को हम सिरे से नहीं नकार सकते। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ठीक, लाइक शेयर भी करते रहेंगे खुशी खुशी। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस, यानी ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं एज पर एनसीएफ, जो कि एक डॉक्यूमेंट है, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया था, जिसमें अलग अलग विषयों के बारे में बात कही गई है कि इस विषय को ऐसे पढ़ाइए, इसको ऐसे पढ़ाइए, बच्चे को केंद्र में रखिए, एक्टिविटी कराइए, उसके भले के बारे में सोचिए, ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो ईवीएस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स एनसीएफ के अनुसार सही होंगे। पहला ऑप्शन है टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में बच्चों के बीच जागरूकता लाना कि आप पॉल्यूशन फैला रहे हैं। अगर आप एक इंसान घर से जो है एक पर्सनल व्हीकल लेकर के, प्राइवेट व्हीकल लेकर निकलता है, या फिर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन छोड़ दे रहे हैं, या फिर हम और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, कूड़ा फैला रहे हैं बाहर, तो इससे पर्यावरण के मुद्दे जो हैं बच्चा उनके प्रति अवेयर होगा यदि आप वो डिस्कस करेंगे, तो ये बात तो ठीक है। फिर है टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप्स बिटवीन नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी बच्चे को ये आइडिया लग पाए कि जो नेचुरल यानी प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, जो सामाजिक एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक कौन सा, पेड़ पौधे पहाड़ पानी, है ना, सोशल क्या है जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं, और कल्चरल जो हमारी संस्कृति से चला आ रहा है, तो इन सब के बारे में वो डिफरेंस थोड़ा सा जान पाए। बिल्कुल ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। फिर आता है, क्योंकि ये भी तो एनवायरनमेंट का हिस्सा हुए ना, फिर आता है सी टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी हम बच्चे के अंदर की जो जिज्ञासा है और जो रचनात्मकता है उसको क्या कर पाए, नेचुरल एनवायरनमेंट में बाहर लेकर के आ पाए। तो बच्चे के भले के बारे में तीनों स्टेटमेंट, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव नहीं है कोई तो मतलब तीनों सही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझ रहे हो हमें नहीं होनी चाहिए, राइट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट बाय द कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, कौन सा क्राइटेरिया मैट होता है उनके अनुसार, यानी कोहलबर्ग की थियोरी के अनुसार कौन सी एक बात सही है, सिंपल शब्दों में यही कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड होल्स, यानी एक स्ट्रक्चर बनाया गया है एज अ होल। अब डायरेक्टली तो बात ऐसी नहीं होती है कोहलबर्ग की थियोरी में, अगर इस वर्ड को हम देखें तो ये कहीं गेस्टाल्ट में जाके फिट होगा, बट हम कह सकते हैं कि ऑप्शन में है और हमें उत्तर उसके अनुसार लगाना है। ठीक, क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, यानी गुणात्मकता में अंतर होता है सोच में, बिल्कुल सही बात है। फिर आएगा इनवेरिएंट सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस को आप नहीं बदल सकते, जो 6 स्टेजेस हैं वो अपने सीक्वेंस में रहेंगी, बिल्कुल बात सही है, ये दोनों 100% सही है। दोनों का ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, सेकंड और थर्ड का ऑप्शन यहाँ है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का भी ऑप्शन है, जो कि हमें जिसमें फर्स्ट है गलत नजर आ रहा है, हमें कोई अच्छा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा गलत, है ना। अब पता नहीं इन्होंने क्या सोच करके इसको ऑफिशियल आंसर बनाया था कि इन्होंने कहा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को काउंट करेंगे हम तो, है ना, जो कि आंसर इसका होना चाहिए था सिर्फ सेकंड और थर्ड, बट बोर्ड ने माना कि भाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही हैं, तीनों सही हैं तो तीनों मानने पड़ेंगे। ठीक, स्ट्रक्चर्ड होल्स को अब इन्होंने किस सेंस में देखा है कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में एनालिसिस किया, कोहलबर्ग ने क्या कहना चाह रहे हैं कुछ नहीं पता किसी को भी, क्योंकि अगर इस सेंस में देखें तो ये गेस्टाल्ट की तरफ जाता है। तो मेरे अनुसार इसका आंसर सेकंड थर्ड होना चाहिए था, लेकिन आंसर इन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया है, तो कुछ क्वेश्चन में रिस्क रहेगा, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान में कौन सी प्रोसेसेस या प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, समस्या समाधान में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, ये पूछा है। कंपेयर करना, इन्फरिंग, कंपेयर करना मतलब तुलना करना दो चीज़ों के बीच में कि ये सॉल्यूशन बेटर है या ये बेटर है, इसको ऐसे सॉल्व करूं या ऐसे सॉल्व करूं। फिर नेक्स्ट चीज़ है आपकी इन्फरिंग, यानी अनुमान लगाना। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा, यानी आप ऑब्जेक्ट्स और डेटा को क्लासीफाई कर पाएं, आप विभाजित कर पाएं कि जो भी आपके पास डेटा है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट पाएं। यूजिंग ट्रायल एंड एरर, अगर एक तरीका काम नहीं किया दूसरा, दूसरा काम नहीं किया तीसरा, गलतियों से सीखा, ट्रायल एंड एरर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यानी समस्या समाधान में हम चारों ही तरीकों का इस्तेमाल प्यार से कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, लैंग्वेजेस यानी अलग अलग भाषाओं में द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वेरी फ्रॉम 8 to 10 टू व्हाट, यानी कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है, व्यंजन की बात हो रही है, तो कितने नंबर ऑफ व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है विभिन्न भाषाओं में, 8, 10 से लेकर के कितने तक व्यंजन की संख्या मिलेगी अलग अलग भाषाओं में। यानी मान लीजिए इंग्लिश की हम बात करें तो हमें पता है 5 वॉवेल हैं, ठीक, बाकी के 21 हमारे कॉन्सोनेंट हैं। तो उस तरह से अगर हम देखें 8, 10 से लेकर के कॉन्सोनेंट की संख्या कितने तक हो सकती है अलग अलग भाषाओं में, तो ये एक जेनरिक क्वेश्चन है जो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। इस तरह के जेनरिक क्वेश्चंस भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं इस सेंस में तो आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, जो कि 10 से लेकर के 40 से 50 तक कॉन्सोनेंट आपके व्यंजन पाए जा सकते हैं। इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द प्रॉब्लम्स इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथ्स की पेडागोजी का क्वेश्चन हो गया। भाई गणित पढ़ाते समय टीचिंग लर्निंग में क्या समस्या सामने आ सकती है। पहला है क्रूड असेसमेंट। क्रूड असेसमेंट क्या होता है उस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले आप उत्तर दीजिए। फिर है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी पढ़ाने में ही इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। ब्याज की कमी नहीं है, ये हमारे ट्रांसलेशन का कमाल है, हमारे टाइपिस्ट जी खतरनाक ट्रांसलेशन कर दिए हैं, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब रुचि की कमी, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में या पढ़ाने में। इनएडिक्वेट टीचर प्रेपरेशन, यानी टीचर ठीक से प्रिपेयर ही नहीं है ना। आजकल तो टीचर प्रिपेयर होके जाए तो कई लोग कह रहे हैं अरे रट्टे लगा के आए हैं, है ना। क्या रट्टे नहीं लगाने चाहिए, बट लेसन प्लान बनाना चाहिए, ठीक। तो टीचर की प्रेपरेशन या लेसन प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। अगर लेसन प्लान नहीं बनेगा, आज मुझे कौन से अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं, ये प्लान ही नहीं होगा तो आपका समय बर्बाद ज्यादा होगा, ठीक है। तो लेसन प्लान हो गया ये, ठीक, क्लियर है बात। तो अगर हम बात करते हैं लेसन प्लान की, अगर इनएडिक्वेट है, ठीक से है ही नहीं, तो ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। ये प्रॉब्लम बनेंगी मैथमेटिक्स को पढ़ने और पढ़ाने में, ठीक, सीखने और सिखाने में। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
उत्तर हो गया सी ऑप्शन। है तो मुझे बताओ, कमेंट्स में बता देना। आज कमेंट्स पढ़ो। 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एग्जांपल्स ऑफ इंडक्टिव रेफरेंसेस। इंडक्टिव समझते हैं हम, आगमनात्मक संदर्भ में कौन से उदाहरण सही हैं साइंस पढ़ाने के लिए। अब देख रहे हो सभी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी हमने इसमें ऑलमोस्ट कवर कर ली है। यानी विज्ञान अगर आप पढ़ा रहे हैं तो किस तरह के उदाहरण ठीक है। ये तो व्हेन वी ड्रॉप अ डायरी इट फॉल्स डाउन। साइंस पढ़ाने के लिए इंडक्टिव तरीका। इंडक्टिव क्या होता है? पहले हम एग्जाम्पल्स देते हैं, पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बाकी आई एम सो सॉरी जिन लोग के एग्जाम निकल चुके हैं, आगे की तैयारी करेंगे, ठीक। व्हेन वी ड्रॉप अ डायरी इट फॉल्स डाउन, यानी जब हम एक डायरी को ड्रॉप करते हैं, यानी एक पेन को भी अगर मैं ड्रॉप करूंगी तो ये नीचे गिर जाएगा। तो ये क्या है? एग्जाम्पल है। फिर इससे हम रूल बताएंगे कि इसका रीजन क्या है, ग्रेविटी है, क्या है। वाटर फ्लोज डाउन दी स्लोप, जो वाटर है वो भी नीचे की तरफ बहता है। अगर स्लोप है तो उस पर नीचे की तरफ बहेगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तो ग्रेविटी है। बाद में बताएंगे, पहले एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं, बाद में डेफिनेशन देंगे हम, ठीक है। अ फ्लावर फ्रॉम अ प्लांट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। जो फ्लावर है वो अट्रैक्शन किससे है? अर्थ से है। तो इन तीनों स्टेटमेंट से दिखा करके, इन एग्जाम्पल से जो कि स्पेसिफिक है, हम एक जनरल डेफिनेशन प्रस्तुत करेंगे। तो एग्जाम्पल 2, रूल जाया जाता है इंडक्टिव मेथड में। तो ये बात सही है, तीनों ही इंडक्टिव का उदाहरण बन सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं हो रही है।